हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व करेंगे और अनसॉल्व के हम सब सेट 3 करेंगे। ठीक है। और ये आपका स्पेशल क्या है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अनसॉल्व है। ठीक है, और हम सब सेट 3 करेंगे और सेट 3 के पहले क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, और आपका ये पार्ट 1 लिखा हुआ होगा, आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे, सॉरी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं समझते हैं तो उसके बाद भी हम बताएंगे आपको वीडियो कहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये जो आपका होता है क्या, ओरिजिनल पेपर होता है 2024 का। जितने भी अनसॉल्व भी होते हैं 2023 का, 2024 का, यही सब ओरिजिनल पेपर होता है, आप सब समझते हैं। ठीक है, तो इसका संकेतांक देखिए आप किसी भी, ये तो आपका अरिहंत प्रकाशन का है। कोई बच्चे कहते हैं कि सर आप राजीव प्रकाशन जी का अनसॉल्व कराइए ना, बट देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्रकाशन से करिए। आप सिर्फ और सिर्फ आप संकेतांक मिला लीजिएगा। इसमें सेट 3 जो है अरिहंत प्रकाशन में, सेट 3 जो है, यानी हाँ सेट 3 में क्या दिया है, संकेतांक 822 एचवी। यही राजीव प्रकाशन में क्या दिया, सेट 1 में दिया है। ठीक है, बस इतना अंतर रहता है, इधर उधर दे दिया होता है, बाकी सब तो वही रहता है भाई साहब, अलग तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सेट 3 में जो है संकेतांक 822 एचवी है। हम लिख भी दिए, क्वेश्चन को भी लिख दिए, क्वेश्चन देख सकते हैं आप सब। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते क्यों है, क्योंकि आपको जो है पीडीएफ भी तो देना रहता है। ठीक है, और पीडीएफ कहाँ मिल रहा है आप सब समझ रहे हैं, ग्रुप में मिल रहा है, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ग्रुप में आप ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे आप क्या करना है, मैसेज करना है 9026206620। ठीक है, आपको ग्रुप से ज्वाइन कर दिए जाएंगे, उस पर कुछ जो है आपको बताया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्या है आपका, एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो आप सब समझ गए होंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, पता है ना। त्रिघात बहुपद जैसे क्या होता है, जैसे आपका 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 5x+3, ये होता है आपका त्रिघात बहुपद, समझ गए, जिसमें सबसे उच्चतम सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 3 होती है। जैसे आपका 2x³ प्लस में 5, ये भी क्या आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है हमारी, 3 घात 3 है। तो यानी यह है हमारा त्रिघात। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होती है क्या होती है, शून्यकों की संख्या जितनी बड़ी, यानी सबसे बड़ी घात 3 है, इसी को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसकी शून्यकों की भी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सही है, समझ में आ गया, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं। यानी ऑप्शन जो है बी विल बी राइट आंसर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आप सब बच्चे एक क्वेश्चन तो कर लिए, बट इसमें का 2-3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्या। मान लीजिए आपका यह न क्वेश्चन देकर आपको कह दे, यहाँ पर लिख दे कि एक रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। रैखिक बहुपद क्या होता है आप सबको पता है, नहीं पता है तो इस वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या, रैखिक रैखिक बहुपद जिसके उच्चतम पावर यानी सबसे बड़ी घात 1 हो। जैसे आपका रैखिक बहुपद क्या होता है, 2x प्लस में 1 कामा या x+5, यानी देखिए इस जो बहुपद में x पर पावर क्या है, 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, उसे लिखते या मत लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रैखिक बहुपद है। ये भी हमारा रैखिक बहुपद है, इस पर भी x पर सबसे बड़ी घात 1 ही तो है। ठीक है, इन दोनों को मान लीजिए, इसमें सबसे उच्चतम इसमें अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी घात 1 है। इसमें भी अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कब जब भी रैखिक बहुपद को कहे कि अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आपकी 1 हो, हाँ 1 होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी के जगह पर त्रिघात बहुपद के जगह पर मान लीजिए न देकर कह दे द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो आप सब क्या कहेंगे द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद जैसे बहुपद पूरा लिखें, द्विघात बहुपद जैसे आपका 2x² + 5, ये क्या है आपका द्विघात बहुपद तो है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर आपकी क्या है 2 है। जैसे आपका द्विघात बहुपद क्या होता है 3x² प्लस में 5x प्लस में 3, ये क्या है आपका द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे उच्चतम पावर क्या है 2 है सबसे इस बहुपद में, यानी यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, बट सबसे बड़ी पावर क्या है हमारा 2 है ना, तो ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद। अगर द्विघात बहुपद का कह दे कि अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो इनकी शून्य को द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 2 होगी। क्या होगी 2 होगी। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया कि नहीं किया, समझ में भी आया, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना। और कह रहे हैं कोई बच्चे कि अनसॉल्व को करना जरूरी है, मेरी बात को मेरी सलाह को मानिए, जितना अनसॉल्व को करना जरूरी होता है उतना जरूरी मॉडल पेपर को करना नहीं होता, उतना जरूरी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना नहीं होता। अगर आप सब अनसॉल्व नहीं करके जाएंगे भाई साहब ना, तो क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही नहीं बोर्ड एग्जाम में, फंस जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अनसॉल्व 10 वर्षों के अगर जो बच्चा अनसॉल्व कर लिया, हमें मेरी बात मानिए, उसका 50% तो तैयार हो गया अगर सभी क्वेश्चन को याद कर लिया। देखिए एक ही ट्रिक होता है, अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अनसॉल्व का ही सहारा लेकर आपको बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो आप मॉडल पेपर का समझकर सहारा लेंगे तो आप भाई साहब नहीं दे पाएंगे, ठीक है, मेरी बातों को मान लीजिएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मॉडल पेपर अगर हम करके ज्यादा बेहतर करके आ पाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, आपकी सबसे बड़ी भूल है। मेरी बात कई बार हम बच्चों से कहे हैं कि हम आप सबको सलाह यही देंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की तैयारी करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने से पहले सभी बच्चे कहते हैं ना कि हमको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, मॉडल पेपर करना है, करिए भाई साहब सभी करिए, बट पहले आप अनसॉल्व को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप किसी भी राज्य से हो, हर किसी भी स्टेट से अगर होंगे, अपने जो आपके यहाँ अनसॉल्व चलता है उसको अगर आप 10 वर्षों के सिर्फ और सिर्फ 10 वर्षों को करें, 10 सेट 10 वर्षों की नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ 10 सेट जो आपकी पिछले वर्ष की बनी हुई है उसको अगर तैयार कर लिए ना, तो आपका 50% तैयार हो गया, ठीक है। मतलब कि आपका जो है 50 अंक तैयार हो गए आपके, इतना कंफर्म हम कहते हैं, 100 में 100% कहते हैं क्वेश्चन मिल ही जाता है। ऐसा बहुत कम होता है जो क्वेश्चन नहीं मिलता, और 50% तो मिल जाता है, कंफर्म है भाई साहब, ठीक है। तो जो बच्चे देखिए इसका पीडीएफ, सबसे बड़ी बात होता है पीडीएफ लेना, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, ये नंबर आपको दिए हैं, इस नंबर पर आपको जो है कहा जाएगा, इस तो आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल रहा है, आपको कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये, कितना 99 रुपये पेमेंट करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैथ का ही नहीं मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा और मैथ का भी मिलेगा और आपका साइंस का भी मिलेगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उसके, ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेंगे, ऐसा नहीं है कहीं से भी क्वेश्चन हम ला देंगे, चैप्टर वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और मैथ का जो है क्या किए, राजीव प्रकाशन जी का पूरा कंप्लीट हो गया, उस पर पीडीएफ और वीडियो दोनों मिलते हैं, इसका भी वीडियो मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। तो जो बच्चे 99 रुपए सिर्फ और सिर्फ देकर जुड़ेंगे उनको क्या क्या मिल जाएगा वो समझ नहीं पाएंगे, एक बार जुड़कर तो देखिए, ठीक है। आप सब जो है देखिए, ये जो तैयारी होती है आपकी, ये तो कर ली है तैयारी, बट जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाता है ना, तो आपका जैसे कल पेपर है, 2 दिन में पेपर है मान लीजिए हिंदी का, 2 दिनों में तैयारी क्या करेंगे, वीडियो देखकर तैयारी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। एक दो दिनों का छुट्टी दिया रहता है ना, तो उस समय पीडीएफ पढ़ना बहुत ही अनिवार्य रहता है, तो जो बच्चे पीडीएफ रखे हुए होते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो आइए क्वेश्चन दूसरे को हम देखते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ग्रुप से, बहुत से बच्चे ग्रुप से ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, आप सबके लिए बेहतर है। दूसरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, दूसरा क्या है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, और ऑप्शन इसको तो हम लिख दें आप सबके लिए, ठीक है। क्वेश्चन को हम इसलिए लिखते हैं ताकि पीडीएफ अगर देते हैं तो क्वेश्चन के साथ अगर पीडीएफ रहता है तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, हम इतना समझते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे को आप देख सकते हैं, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, और ऑप्शन को भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना।
कोई दिक्कत नहीं ना। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए बहुत ही आसानी से, जैसे भी करना आप वैसे करिए। ठीक है, यहाँ पर लिखें, क्या लिखेंगे इसमें, तो जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है भाई साहब, इसको किस तरीके से आपको लिखना है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको OMR शीट दे दिया जाएगा। ठीक है, उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ गोला भरना, वो सब बता देंगे। जब हम लास्ट वाला सेट कराएंगे उसमें तो हम कंप्लीट ही बताएंगे। ठीक है, तो आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 का फैक्टर करते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, ठीक, बचा 0, 0 तो हम उतार लेंगे, फिर लास्ट में 0 यानी 2 से कटेगा। ठीक है, 2 से काटे, 2 3 अच्छा, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 35। 35 क्या आपका 2 से कटने वाली संख्या है, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 3 8 हो रहा है, यानी अगर 9 मिल जाता जोड़ने पर तो 3 से कट जाता, क्योंकि 3 से कटने वाली संख्या मिल रही थी, बट ये 5 से कटेगा। ठीक है, 5 सत्ते 35, और 7 जो है 7 से ही कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 7 एकम 7। अब देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड मिला है, 2 बार 2 मिला है, यानी 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 बार 2 है ना, तो 2 पर पावर 2 कर दिए, गुणे 5 है और गुणे 7 है, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 पर पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ऑप्शन नंबर सी, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 2 पर पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, 140 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया। ठीक है, टिक लगा देंगे, तुरंत आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन को, हम तीसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख सकते हैं, क्या है आपका, भाज्य बराबर भाज्य कामा भाजक कामा भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। देखिए किस अकॉर्डिंग का जो है क्वेश्चन पूछा है आपका, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन 1 सेकंड में तुरंत करना है। कैसे करना है, क्योंकि ये सब आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है। तो पहले तो आप भाज्य समझ लीजिए, भाजक समझ लीजिए, भागफल शेषफल क्या होता है, उसके बाद जो है संबंध समझ ही लेंगे अपने आप। ठीक है, तो इसका जो हम हल करते हैं, पहले देखिए समझिए, ये जो होता है, मान लीजिए 10 है। ठीक है, 10 है ना, हम इसको इसमें 10 में हम भाग किससे डालते हैं, 5 से, 2 से या 5 से डालते हैं, 5 से, 5 दूना 10, नहीं 2 5 से नहीं डालना चाहिए, 3 से डालना चाहिए था, कुछ शेषफल तो बचेगा। ठीक है, ये 3 से हमने भाग डाला, किससे, 3 से, 3 त्रिका 9, 9 3 बार गया, बटे में यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 10 में से 1 घटेगा, तो 10 में से 9 घटेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए है आपका, ये जो है हमारा भाजक है, क्या है हमारा, भाजक, ठीक, और ये हमारा क्या है, भागफल, और ये हमारा क्या है, शेषफल। ठीक है, और ये 10 जो हमारा क्या है, 10 को हम बता रहे हैं क्या हमारा, ये भाज्य है। अब समझ गए कि भाज्य किसे कहते हैं, भागफल और शेषफल, और भाजक किसे कहते हैं। अब इसमें संबंध क्या होता है आप सब समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए क्या होता है, इस भाज्य के बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ये भाजक, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुणे में भागफल, ठीक है, और प्लस में शेषफल, यही होता है इसमें संबंध। और ऑप्शन देख लीजिए किस में मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, पहला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही शेषफल दिखा दिया, पता चल गया। दूसरा यहाँ भाजक दिखा रहा है बराबर, भाजक बराबर, यहाँ तो भाज्य बराबर, ये भी गलत, ये भाज्य बराबर भाजक सही है, भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन सी आपका सही है, विल बी राइट आंसर है सी वाला। ठीक है, इस पे बिल्कुल ही टिक लगा लीजिएगा आप सब। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तुरंत फोड़ कर आ जाना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्या आपके पास अनसॉल्व है या नहीं है। अनसॉल्व नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक क्वेश्चन लिखकर समझा रहे हैं। तो इसको देखिए, रैखिक समीकरण x + 2y + 3, ठीक है, इक्वल टू 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल
होगा। अद्वितीय हल, दो, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन देता है तो क्या कर सकते हैं आप, पता है आप सबको, एक अंक में दिया है यानी कुछ तो कुछ ना आसान ही है। ठीक है, इसका पता करना है कि क्या अद्वितीय हल है या दो है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या इनमें से कोई नहीं है। तो दो आपके समीकरण दिए, बहुत ही आसान है। फॉर्मूला आपका तैयार है कि नहीं तैयार? आप सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? जैसे आपका, कैसे जगह हो तो बताएं, जगह नहीं है हमारे पास। 1 सेकेंड, एक पेज ले लेते हैं ताकि बेहतर रहेगा आप सबके लिए भी हमारे लिए भी। इस फॉर्मूले को सब बच्चों को तैयार होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है तो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। लिख दे क्या आप? प्रतिच्छेदी रेखाएं, सबको पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं और कैसी होती है? एक दूसरे को काट कर जाती है। ठीक है, यही होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, समझ गए? प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, क्या क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाओं में देखिए इसका हल क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में इसका हल जो एक, केवल एक हल जब कहता है, केवल एक हल। ठीक है, और क्या कहता है? और कहता है अद्वितीय हल। क्या? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसका हल। और जो इसकी निकाय होता है संगत होता है। क्या होता है? संगत में होता है, संगत। ठीक है, अब देखिए जब आपका A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है, B2 जी, ठीक है, B1 अपान B2 और क्या बराबर C1 अपान C2। ठीक है, कभी कभी कोई आपको समझाता है कि सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है, ऐसे नहीं, बिल्कुल गलत बताने जा रहे थे आप सबको। ठीक है, ध्यान से हट गया हमारा। ठीक है, क्या रहता है आप, ये तो गलत है आपका। जब आपका A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, ठीक है, बराबर C1 अपान C2, यानी जब तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तब क्या होता है? इसका हल क्या होता है? अनेक हल होता है। जो कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसका जो हल होता है अनेक हल होता है। अब नहीं चल रहा पेन तो दूसरा निकालना पड़ेगा। अनेक हल होता है। ठीक है, अनेक हल। ठीक है, और जो इसका क्या होता है निकाय होता है वो भी क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। इसका भी निकाय जो है, इसकी जो निकाय होता है क्या होता है? संगत होता है। और इसके बाद जो है एक और होता है आपका A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 जब होता है तो क्या होता है? इसके जो होते हैं क्या होते हैं? हल जो होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। और इसकी जो है निकाय क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। ठीक है, याद होना चाहिए, सभी बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसमें देखिए समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिए हुए हैं, मान को हम डायरेक्ट रखेंगे। ठीक है, A1 B1 C1 C2 पर। ठीक है, तो दो समीकरण कौन कौन से हैं? एक ए वाला है और ए वाला है। एक समीकरण तो ए वाला है, एक समीकरण तो ए वाला है। तो ये A1 का मान क्या है? एक्स के सामने वाला। ठीक है, इस समीकरण फर्स्ट के गुणांक A1 का इसमें से निकलेगा A1 B1 C1 का मान। ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है? एक है, तो ये हमारा 1 अपान A1 का मान लिखिए। अब A2 का मान क्या हो जाएगा? A2 का मान इसमें से, इस वाले समीकरण से, दूसरे वाले। एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है? -3, तो -3 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए B1 अपान B2 होता है, तो B1 क्या होता है? B1 इस समीकरण फर्स्ट के y का गुणांक, ठीक है, 2 बटे में B2 का मान समीकरण 2 के y का गुणांक क्या है? -6, तो -6 रखते हैं बराबर C1। देखिए क्या है? C1 इसका समीकरण फर्स्ट C1 3 है, बटे में C2 क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए 1/3 आपका रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, यानी 1 माइनस में 1/3। फिर यहाँ पर बराबर देखिए कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी माइनस में 1/3 ये भी हो गया। और एक ये आपका 3/1 है, 3/1 है।
ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे -1/3 -1/3 इन दोनों एक दूसरे के बराबर है, बट ये बराबर नहीं है 3/1 इन दोनों की, तो ये नॉट इक्वल टू है। और जब हम बताए थे यानी A1/A2 यानी इस रूप में आपका A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो लिख लेंगे किस रूप का है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो हम बताएं किस में आता है जी, किस में आता है, असंगत। इसका जो है क्या होता है, निकाय जो होता है संगत होता है, बट इसका कोई हल नहीं, ठीक है। कोई इसका हल जो होता है कोई हल नहीं, युग्म का हल होगा पूछा है, तो कोई हल नहीं इसमें है क्या, इसमें तो अद्वितीय हल दे रहा है, दो दे रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी वो ऑप्शन ही नहीं दिया है कि कोई हल नहीं, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। हमें पता है, हमें आशा है कि अगर इसमें का कोई और क्वेश्चन भी देता है तो आप करके आ पाएंगे, और इस फॉर्मूले को तैयार कर लीजिएगा, हम पीडीएफ में इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं। अगर इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोग नहीं करके आ पाएंगे तो कितनी बुरी बात है, सोचिए। अगर इतना आसान, आपको समांतर श्रेणी इतना बेहतर से हम पढ़ाए हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछा है 1 अंक में, तो अगर नहीं करके आ पाएंगे, सार्वंतर पूछ लिया, और सार्वंतर आप सबको निकालने के लिए हम कई बार बताएं। ये जो दे दिया आपका समांतर श्रेणी, यही है ना, क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। अनसॉल्व को आपके पास होगा या नहीं होगा, उसका फोटो हम भेज देंगे, ठीक है। देखिए क्या है, इसको हल करते हैं तो क्या है आपका, यहाँ से देखिए आपका समांतर श्रेणी है। अगर आप A1 का मान ढूंढेंगे तो A1 का मान क्या होता है, -5, पहला वाला। ये हमारा A का कहिए या A1 का कहिए, समझिए बात को। A1 का मान आपका क्या है, A1 का मान -5, तो -5। और A2 का मान क्या है, जो दूसरा वाला है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 है, यही सब है। A2 का मान क्या है, -1 है। A2 का मान हम -1 लिख लिए। और हमको क्या ज्ञात करना, D ही ज्ञात करना, यानी सार्व अंतर हमको ज्ञात करना, सार्वंतर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, इक्वल टू। इसके लिए क्या होता है कि जब हम A2 में से A1 को घटाते हैं, क्या घटाते हैं, A2 माइनस में A1 करते हैं, तो हमारा सार्वंतर मिल जाता है। और सार्वंतर पूछा ही है, तो A2 का मान क्या है, -1, तो हम -1, यहाँ पर माइनस, तो माइनस। A1 का मान क्या है, -5, तो हम -5 को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। अब देखिए प्लस में 5 है, तो 5 में से अब ये -1 है, कौन बड़ा है भाई साहब, प्लस वाला बड़ा है ना। तो कितना बड़ा है, 1 से 4 बड़ा है ना, तो हम 4 में लिखेंगे। और प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह को लगाकर लिखेंगे, बराबर करते जाइए। प्लस में क्या हो जाएगा, 4, प्लस लिखिए या मत लिखिए, तो आपका प्लस होता ही है। तो जो आपका आंसर मिला डी का, यानी सार्वंतर मिला, जो ऑप्शन नंबर डी जो 4 है आपका, सही है। बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल बेहतर से आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको आना चाहिए अनसॉल्व के, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन करके देता है, तो अगर नहीं करके आ पाते हैं तो समझ लीजिए तैयारी कैसी है आपकी, तुरंत करना है आपको, जैसे देखना है तुरंत। क्या है आपका, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है, तो आप सब समझते हैं, जो आपका इसका विविक्तकर क्या होगा, ax², ठीक है, प्लस में bx + c, ठीक है, = 0 का विविक्तकर, ठीक है, विविक्तकर, ठीक है। विविक्तकर क्या होता है, आप सबको पहले ही पता है, पहले से पता है, फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। इसका विविक्तकर होता है जहां D का मान 0 होता है। क्या होता है, जहां D का मान 0 होता है। जब फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो D का मान क्या लगाते हैं, 0 ही लगाते हैं, 0, ठीक है। तो क्या होगा आपका B² - 4AC, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो B² - 4AC ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं हम करके आ पाते तो हमारी तैयारी बेहतर नहीं है, इतना समझ जाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7वें को देखिए। 7वां भी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखिए आप सबको जो पीडीएफ लेना कितना अनिवार्य है हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ भी जो है चार्ज क्यों किए हैं, सब जितना पढ़ाते हैं सबका पीडीएफ हम देते हैं, ठीक है। जो आपको यूट्यूब पर मिलता है सबका पीडीएफ मिलता जाएगा, जो भी बताते हैं वन शॉट देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, वो भी जिस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। जब एक बार ग्रुप से ज्वाइन होंगे ना तो आपको क्या दिया जाएगा, अलग अलग चैनल लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है, जिसपे आपको अलग अलग पीडीएफ दिया जाता है, किसी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो तैयारी आपको अगर अनसॉल्व को करना है तो अनसॉल्व को करेंगे, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयारी करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक बार ग्रुप से तो जुड़िए, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप से हम कहते हैं जुड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो है हम आपको ग्रुप से कहते हैं जुड़ने के लिए, तो बट ग्रुप में हम कुछ नहीं देते हैं आपको। जो उसमें जब व्हाट्सएप चैनल का हम लिंक देते हैं ना उसी में सब देते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर ही देते हैं। और वो प्राइवेट लिंक होता है, जो बच्चे पैसा पेड किए होते हैं उनके लिए होता है। और क्यों हम देते हैं और क्यों हम चार्ज किए ये हम जान रहे हैं, क्योंकि आप सबके लिए हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, मतलब टाइम नहीं दे पा रहे थे उतना, ठीक है, टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसलिए हमने सोचा आप सबकी बेहतर तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा अगर 99 रुपए का सपोर्ट हमारा करता है तो 100 बच्चे महीने भर में, अगर 100 बच्चे अगर जुड़ते हैं तो हमारा बहुत सपोर्ट होगा उससे, ठीक है। और आप सबकी तैयारी हम बेहतर से बेहतर करवाएंगे भी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास लेते नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो भी टाइम हमारे पास है आपको, हमको टाइम ही नहीं मिलता है ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही हमको टाइम नहीं बचता है आप सबकी क्लास लेने में, पीडीएफ तैयार करने में, सभी क्वेश्चन लिखने में। अब हिंदी का जो है अनसॉल्व को लेकर आए सब बना रहे हैं पीडीएफ आप सबके लिए। अगर वो पीडीएफ इसमें तो नहीं लेंगे तो चल जाएगा भाई साहब, अगर हिंदी का नहीं लेंगे तो चल नहीं पाएगा। आपको एक ही खरीदना है, सब मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में आपको सब मिलेगा। ऐसा नहीं है एक मिलेगा एक नहीं, जो भी अगर मिलेगा आपको सब, यानी राजीव प्रकाशन जी के बुक के जो बच्चे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही। और जो बच्चे अगर राजीव प्रकाशन जी के नहीं, एनसीईआरटी का बुक है, अगर वो बच्चे राजीव प्रकाशन से जिस दिन तैयारी करेंगे ना उस दिन समझेंगे उसमें कितना हाई लेवल के क्वेश्चन है और कितना ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, उस बुक में, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 को हम लिखते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी याद कीजिए। आपका एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पर हम बिंदु लिख देते हैं, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना है। और आपको हम बहुत बेहतर से बताए थे, देखिए इसका इस बिंदु का निर्देशांक आपका दिया है 2,3 और इस बिंदु का निर्देशांक आपका क्या दिया है 4,1 दिया है, ठीक है। और इस बिंदु का ए नाम दे देते हैं और इस बिंदु को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 अंक में कहेगा तो इस तरीके से करना है जिस तरीके से हम बता रहे हैं, बट इसमें तो 1 अंक में दिया तो डायरेक्ट आपको सोल्यूशन ही करना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यानी ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी की बीच की दूरी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी की दूरी, ठीक है। यानी दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, समझिएगा। अंडर रूट में क्या होता है, फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं, अंडर रूट में क्या होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। और कुछ बच्चे कहते हैं सर आप फॉर्मूले को गलत लिख रहे हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए भाई साहब हम आपको बता दें, वो भी फॉर्मूला जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए होता है, और ये भी फॉर्मूला आपका, यानी फॉर्मूले एक है, कोई दिक्कत नहीं। या ये फॉर्मूला यूज करिए या उस फॉर्मूले को यूज करिए, जो भी आपको मन करे वो करिए, ठीक है। तो इसी को यूज करिए, हम कहते हैं ज़्यादा बेहतर होता है। तो अंडर रूट में देखिए रखते हैं, x2 का मान क्या है, देखिए बिंदु ए का जो है, जो बिंदु पहला है इसको हम x1 और y1 का मान ले लेते हैं, इसको बिंदु बी को हम x2 और y2 होता है, ठीक है। समझ गए आप सब। अब देखिए रखते हैं x2 का मान हमारा 4 है ना, तो 4 रखिए, माइनस में x1 का मान क्या है 2, तो 2 को रख दिए, प्लस में y2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करिए, भूलिएगा मत। y2 का मान क्या है जी 1 है ना, तो 1 को रखते हैं, माइनस y1 का मान क्या है 3 है तो हम 3 को रख दिए, कोई दिक्कत का होल स्क्वायर नहीं ना। अब देखिए अंडर रूट में
यहाँ से देखिए 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर यानी प्लस में, 1 में से अगर -3 घटाते यानी प्लस में 1 और माइनस में 3 कौन बड़ा है? 1 में से तो 3 घटेगा नहीं। अब देखते हैं प्लस में या माइनस में, कौन माइनस वाला बड़ा है ना, तो कितना बड़ा है उससे? -2, तो -2 को रख दिए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस बीच में तो प्लस, और इसका चिन्ह देखिए, इस माइनस का अगर चिन्ह का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 2 में करें, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस, -2 का अगर स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट करें तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस में 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, अंडर रूट में 4 और अंडर रूट में 4 जब हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और अंडर रूट को अगर 8 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो नहीं निकल सकता है, ठीक है। इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 मिलेगा, और जब वर्गमूल जब बाहर निकालते हैं, जो यानी अंडर रूट लगा है, वर्गमूल लगा है, तो जो संख्या 2 बार है, ये 2 बार मिल रहा है, जोड़ मिल रहा है, तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी 1 2 तो बाहर आ गया, 1 2 अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट 2 मात्रक, यानी बिंदु ए और बिंदु बी की बीच की दूरी जो मिला है, मात्रक पूरा लिखिए, 2 अंडर रूट 2 मिला है, और ऑप्शन नंबर हमको देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सब बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 8 पर, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, वो भी जैसे यह बेहतरीन क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा वो भी बेहतरीन ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस यम इक्वल टू 0 के मूल है, मूल बराबर है, तो यम का मान होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह दिया है आपका? मूल बराबर है। मूल क्या है? मूल बराबर है। जब मूल कह रहा है, मूल बराबर होता है, मूल बराबर है, जैसे ही कहा मूल बराबर है तैसे ही आपको फॉर्मूला लगा देना। क्या लगा देना? b² माइनस में 4ac, जब मूल बराबर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जब मूल बराबर होता है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपका लग गया, ठीक है। जब कह दिया मूल बराबर है, अब देखेंगे अब समीकरण क्या है भाई साहब। समीकरण अब यहाँ से देखते हैं। अब देखिए आपका 1 अंक में है तब इतना शॉर्ट फॉर्म में करवाते हैं, नहीं तो पहले हम A1 यानी पहले B का, A का, C का पहले मान निकालते, उसके बाद फॉर्मूले को लगाते, तब सॉल्व करते। अगर 2 अंकों में देता है तब। अभी भी हम 2 अंकों के क्वेश्चन जब कराएंगे तो देखिएगा किस तरीके से हम करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके जाना। ये तो आपका 1 अंक वाला क्वेश्चन है ना, तो किसी भी तरीके आपको टिक ही लगाना है शॉर्ट फॉर्म में आंसर करके, ठीक है। तो अब देखिए ये जो होता है x² का मान जो है A1 का मान, सॉरी A का मान होता है, सॉरी A1 का नहीं, A का मान होता है। इसको द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात व्यापक रूप से तुलना करेंगे, ठीक है। किसे? यानी A द्विघात समीकरण के व्यापक रूप, जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, उससे तुलना करेंगे। तो a का मान क्या मिल जाएगा आपका? यहाँ से a का मान आपका 3 मिल जाएगा, और b का मान मिल जाएगा, x का गुणांक क्या? -12, तो -12, और c का गुणांक क्या मिल जाएगा? m, तो m। हमको m का ही मान ज्ञात करना, मान को रखिए। b का मान क्या है? -12, तो -12 का स्क्वायर, -4। a का मान क्या है भाई साहब? 3 है, तो हम 3 को रखें, गुणे करिए, गुणे c का मान क्या है? m, तो m इक्वल टू 0। हमको फोकस करना है कि m का ही मान निकालना है। माइनस अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस में 144 होगा, माइनस स्क्वायर हुआ तो प्लस में हो गया। अब देखिए -4 3 12, 12m हो गया, 12m इक्वल टू 0। हम 144 को उधर भेजते हैं तो इधर बचेगा आपका -12m इक्वल टू, जब 144 उधर जाएगा तो प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में 144। अब देखिए माइनस इधर, माइनस इधर, माइनस से माइनस कटा, 12 को उधर भेजेंगे बटे में जाएगा, मतलब यानी 12 से जो है 144 कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में, तो 12 बार में कट गया। m इक्वल टू 12 मिला, यानी m का जो मान मिला आपका 12 मिला। ऑप्शन कौन सा सही है भाई साहब? ऑप्शन डी वाला सही, ऑप्शन डी जो है आपका सही है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 9 पर। आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं पहले, ठीक है। पूरे क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि पीडीएफ में आसानी रहे, जब भी क्वेश्चन बच्चे देखें अगर सॉल्यूशन इसका तो तुरंत समझ जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को भी लिख देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 को आप देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को हम कह रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी समझ में आएगा। बेहतर क्वेश्चन और 1 अंक में पूछ लिया है तो ये भी समझ लीजिए कि थोड़ा हार्ड में पूछ लिया है, ठीक है। क्योंकि इतना जल्द बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे जो है तुरंत जवाब देना चाहते हैं और ऑप्शन इसका नहीं लिखे हैं तो ऑप्शन भी लिख दें, क्या ऑप्शन अभी लिख देते हैं। आपको पीडीएफ में ही लेना है ना, पहले इसको सॉल्व करिए। एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है आप सब जानते होंगे, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है और उसके कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, वही होता है आपका समबाहु त्रिभुज। जैसे आपका हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, ये आपका बन गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बन गया और इसका नाम भी दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, समझ गए। और आप सबने पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जब बराबर होते हैं, यानी तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, ठीक है। जब आपका ये 60 अंश का रहेगा और ये भी आपका 60 अंश का रहेगा, ठीक है, और ये भी आपका 60 अंश का रहेगा, ठीक है। लिख दे, क्या नहीं लिखेंगे तो बेहतर है, ठीक है, ताकि वहाँ कुछ काम भी करना आ गया हमको ना। ये इसका भी 60 ही अंश रहेगा तभी आपका 180 अंश हो पाएगा, ठीक है। मतलब तीनों कोणों का मान 60-60 अंश होगा, ठीक है। और कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी भुजाएं 2a, यानी इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। एक भुजाएं कह रहा है भुजाएं 2a, यानी सभी भुजाओं का मान जो है 2a है। इस यानी ए बी भुजा का मान क्या है 2a है और ए बी इस ए सी भुजा का नाम क्या है, मान क्या है 2a है, ठीक है। लिख दें, इसका भी मान 2a है और इसका जो बीसी भुजा इसका भी मान 2a है। सब तीनों भुजाओं का मान 2a है। अब कह रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए भाई साहब। तो शीर्ष लंब क्या होता है, आप यहाँ से अगर चाहते हो तो शीर्ष लंब खींचिए, या आप यहाँ से चाहते हो तो शीर्ष लंब खींचिए, या तो आप यहाँ से चाहते हैं तो यहाँ से खींच लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर 60 नहीं लिखे, हमको शीर्ष लंब खींचना था, यानी शीर्ष लंब हमने खींच लिया, ठीक है। खींच लिया हमने शीर्ष लंब। यहाँ पर समझ लीजिए हम यहाँ पर बिंदु P लेते हैं, ठीक है। P बिंदु पर P बिंदु तक लाएं और ये जो है AP जो है BC पर लंब है, शीर्ष लंब है, मतलब लंब है। और जब लंब पड़ता है किसी भी भुजा पर तो आप सब पढ़ चुके होंगे कि 90 अंश का कोण बनाता है। इधर भी 90 अंश का कोण बनाएगा, इधर भी 90 अंश, तो इधर 90 अंश लिख देते हैं ताकि बेहतर रहेगा। 90 अंश का कोण बनाया, ठीक, 90 अंश का कोण बनाया। अब देखिए जब शीर्ष लंब पड़ा तो इसको जो है इसकी जो कोण है क्या है, हाँ सही है, इसका जो कोण, इस कोण को भी अलग अलग भागों में बांट दिया और इस भुजा को भी अलग अलग भागों में बांट दिया, ठीक है। इस देखिए ये बीसी भुजा टोटल हमारा 2a था, अब 2a का आधा इधर है आधा इधर है, यानी a इधर है एक a इधर है और a इधर है, यानी BP और PC बराबर है आपस में। इसका मान a और मान लीजिए यहाँ पर 4 होता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 4 थी, ठीक है। बट यहाँ से आधी दूरी पर एक लंब पड़ा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो जाएगी। इस तरीके से 2a था आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ a हुआ और यहाँ से हुआ यहाँ तक a हो गया, ठीक है। हमको फोकस ये करना है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी AP की हमें इसमें लंबाई ज्ञात करना है, समझ पा रहे हैं ना। तो हमें AP की लंबाई ज्ञात करना है ना। ये अगर हम 90 अंश नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं, AP की हमको लंबाई ज्ञात करना AP, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए अगर हम या इस कोण को ले लीजिए, इस कोण को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, अगर यहाँ पर हम कोण लेते हैं तो लंब, ठीक है, लंब है यानी हमको ज्ञात करना, और ये क्या है हमारा आधार है। लंब और आधार किसमें होता है भाई साहब, तो आप सब समझ रहे होंगे लंब आधार जो होता है हमारा tan थीटा में होता है कि नहीं होता है, होता है ना tan थीटा में। तो इससे हम ज्ञात कर लेंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर लिखते हैं हल, ओहो हमको यहाँ पर बनाना है, वो क्या कहते हैं, ठीक है, हल लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए जब इसको हम कोण लेंगे AP हमारा लंब हो जाएगा। पहले हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे में आधार। लंब बट्टे में आधार आपका tan थीटा में ही होता है ना, तो थीटा का मान क्या लेंगे 60 अंश, तो tan 60 अंश इक्वल टू लंब हमारा क्या है, लंब हमारा AP है तो हम AP को रखें
बटे में आधार हमारा क्या, आधार हमारा बीपी है, यही तो आधार है ना। ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कण हो गया, कण का काम नहीं है हमको, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, सॉरी लिख देना चाहिए था समकोण त्रिभुज, यहाँ हल लिखे ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज ए बी पी में, इस वाले समकोण त्रिभुज में हमने लिया ए बी पी में। अगर आप चाहते ए पी सी में भी ले लेते कोई दिक्कत नहीं, तब भी मान आपका मिल जाता, बट हमने लिया ए बी पी में लिया है। तो टेन थीटा का मान 60 अंश हो गया, और ए पी आधार का मान बीपी है, आधार क्या हमारा बीपी है, तो हमने बीपी को लिख दिया, ठीक है। अब देखिए टेन 60 अंश का मान जो होता है √3 होता है ना, तो √3 होता रख दिए, इक्वल टू एपी का मान क्या है, एपी का मान पता नहीं तो एपी ही हम रखेंगे, बटे में बीपी का मान ये, तो हमने ए रख लिया। इसके बटे में कुछ नहीं है, बटे में एक लिख सकते हैं ना, बिल्कुल भी लिख सकते, बिल्कुल ही लिख सकते, एक हमने लिख लिया। अब देखिए इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो एपी हो जाएगा, एपी इसका इक्वल टू, और एपी का मान ही ज्ञात करना, यानी शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब, इसकी लंबाई मिल गई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई मिल गई। एपी इक्वल टू, इसका गुणा इधर करेंगे तो a√3 मात्रक लिख लीजिए, मात्रक, बहुत ही आसानी से आपको मिल गया। एपी का जो यानी शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, a√3 होगा। ऑप्शन आपका दिया रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन हम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है, लिखे ऑप्शन। ए दिया a√2, और उसके बाद बी वाला ऑप्शन दिया है 2a√3, ये भी गलत, ये भी गलत। सी वाला ऑप्शन a√3, क्या भाई साहब बार बार सी वाला आंसर सही हो रहा है, 3a, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में भी आया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, हम सब आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या है अनसॉल्व से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। इसका बोलिए फोटो दे देंगे कि नहीं देंगे, पीडीएफ जब देंगे तो जो भी क्वेश्चन इसका कहेंगे तो हम फोटो भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भेज ही देंगे, ताकि आप सबको समझ में तो आएगा, बेहतर से क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपके पास अनसॉल्व नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, और कभी कभी कह देता है कि समांतर माध्य, मतलब यही ज्ञात करना है, जो माध्य वही समांतर माध्य, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं, तो पहले तो आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, अब आपको मध्यमान ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, मतलब यक्स का मध्यमान को हम यक्स से डिनोट करते हैं, और बारंबारता को यफ से, ठीक है, हमने डिनोट कर दिया, अब आपके ऊपर आप समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले एक मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मध्यमान, मध्यमान लिख ले, मध्यमान, ठीक है, मध्यमान यक्स, जिसको हम यक्स से डिनोट करते हैं, मध्यमान को याद कर लीजिएगा बेहतर से, ठीक है। अभी जो है, अब मध्यमान भाई साहब आपका क्या मिलेगा, अब आप सब सोच रहे होंगे कि मध्यमान कैसे ज्ञात होगा, और जो बच्चों को पता होगा वो तो सोच रहे होंगे ओहो ये तो ज्ञात हो गया हमारा, ये वर्ग अंतराल का आधा ही मध्यमान होता है, मतलब इसको 2 से भाग दे दे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ के, ठीक है, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग दे दे, या तो उसका डायरेक्ट आधा ही लिख दे। अब देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे, 4 4 का आधा 2, तो आपका मध्यमान 2 हो गया। 3 और 5 8, 8 से अगर 2 को 2 से भाग डालेंगे तो 4 मिलेगा ना, तो 4 हो गया। 5 और 7 12, 12 का आधा 6, और 7 9 कितना होता है जी, 16 होता है क्या, हाँ सही है, 16 का 2 8 मिल जाएगा। 9 11 20, 20 का आपका क्या 10 मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं ना, मध्यमान मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको अब क्या ज्ञात करना है, यक्स एफ यक्स, यानी यफ गुणे यक्स, यफ इंटू यक्स, एफ यक्स आपको ज्ञात करना है। अब कैसे एफ यक्स ज्ञात करेंगे, अब आपको जब यहाँ से पता ही चल रहा है एफ का यक्स में गुणा करना है, तो एफ का यक्स में गुणा कर दीजिए ना, कहीं पर कोई दिक्कत है क्या आपको, एफ है, एफ के मान को और यक्स के मान को आपस में गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, ठीक है, 2 चौक 8, 4 6 चौक 24, 8 दूना 16, 10 तिया 30, ये आपका मिल गया एफ यक्स। अब यहाँ से आप क्या करिए, इसको जोड़कर
इसको जोड़कर भाई साहब यानी बारंबारता जोड़कर आपको सिग्मा एफ प्राप्त होगा। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल आपका 14 मिलेगा। जोड़कर देख लीजिएगा आप, जब आप इसको जोड़ेंगे एफ एक्स को तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ एक्स। क्या मिलेगा? सिग्मा एफ एक्स मिलेगा यहाँ से। तो जब इसको टोटल आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 84। कितना मिल जाएगा? 84। जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इधर उधर लिख दिए हैं बट कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लीजिएगा। 84 ही मिलेगा, 84 मिलेगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। और माध्य निकालने के लिए यानी यक्स बार लिखेंगे, इसको यक्स बार से माध्य यक्स बार निकालने के लिए, माध्य मतलब निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? याद है आप सबको कि नहीं याद है? नहीं याद है क्या जी? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बट्टी में क्या होता है? ये सिग्मा एफ। तो यक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स आपका 84, तो हमने 84 लिखा, बट्टी में सिग्मा एफ क्या 14, तो 14 यानी यक्स बार इक्वल टू, ठीक है, 14 से 14 छके 84, 6 बार में कटा, यानी माध्य आपका क्या मिला? 6 मिल गया। बहुत ही आसानी से मिल गया कि नहीं? बहुत ही आसानी से। तो ऑप्शन जो है डी मिल गया आपका राइट आंसर। यह था आपका पार्ट 1। क्या था आपका? ये आपका पार्ट 1 था। 10 क्वेश्चन हमने कर लिया सेट 3 का। अब इसका पार्ट 2 देखने के लिए यानी ओहो गलत लिख रहे हैं क्या? पार्ट 2 देखने के लिए आपको जो है, पार्ट 2 देखने के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया और बेहतर से समझ में आ गया तो आप इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करेंगे ना मेरा सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल। तो अब इतना हो गया। अब इसके बाद सोचेंगे इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, मतलब सेट 1 सेट 2 ये सब हमने नहीं देखा, डायरेक्ट सेट 3 को देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या इस समय आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा। 1 सेकेंड लास्ट तक देखेंगे तो स्क्रीन पर ही लिंक मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आपको इस पर मैसेज करिए। ठीक है, इस पर क्या करिए? मैसेज करिए। आपको ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ जोड़ने के लिए आपको क्या मैसेज किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये पे करिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। आप सबकी बेहतर तैयारी हो जाएगी जो 2025 की। देखिए ग्रुप में कुछ और नहीं, आपको पीडीएफ ही दिया जाता है और कुछ नहीं, सबका पीडीएफ। इसीलिए हम पीडीएफ देने के लिए क्वेश्चन के साथ जो है क्वेश्चन को लिखकर हम सोल्यूशन करवाते हैं ताकि बच्चों को समझ में भी आए बेहतर से और तैयारी बेहतर होती है। देखिए जो टीचर क्वेश्चन को लिख कर नहीं समझाते हैं ना, तो उन सबको हम तो कहेंगे ही नहीं कि बच्चों की बेहतर तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से तो क्वेश्चन नहीं लिखा रहता है, तो क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, और इस चैनल पे जिस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा और फिर दोबारा अगर पढ़ते हैं ना तो इतना बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि कहने की बात नहीं। जब आपका पेपर 2 4 5 दिन रह जाएगा ना, उस समय पीडीएफ ही काम आता है, वीडियो देख ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं होता है आपके पास। ठीक है, तो हम सब ज़्यादा ना बातें करते हुए हम सब डायरेक्ट पार्ट 2 में मिलेंगे और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर 11 से मिलेंगे। रोजाना आपको वीडियो मिलेगा, 40 से 50 मिनट का ही होगा। आप लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं देंगे बट रोजाना वीडियो आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर वीडियो नहीं लाते, थोड़ा लंबा वीडियो लाते थे इसलिए वीडियो। अब देखिए इसको हम पार्ट 2 पार्ट 3 में नहीं करने वाले थे, 1-2 दिनों में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराते, 2 दिनों के बाद वीडियो प्रोवाइड कर देते। बट बच्चों का डिमांड है कि सर आप वीडियो लेट लाते हैं, दिक्कत होता है, तो इसलिए अब रेगुलर वीडियो आएगा और छोटा भले ही आएगा, 1 ही घंटे का वीडियो आएगा बट रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 से आपको वीडियो मिलेगा और ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो व्हाट्सएप चैनल का इसका लिंक पा जाएंगे। आपको व्हाट्सएप चैनल का जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से लिंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस लिंक में अगर कुछ हो उस चैनल, हाँ, उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो दिया जाएगा अगर उसमें होगा तो क्या होगा, आपका जो है अनसॉल्व मैथ का, सिर्फ ये नहीं सभी सब्जेक्ट का, सिर्फ और सिर्फ मैथ के अनसॉल्व के सभी यानी सेट 1 से लेकर सबका वीडियो पीडीएफ एक साथ दिया जाता है। देखिए पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है उसके नीचे उसका पीडीएफ, फिर एक वीडियो रहता, फिर उस जो वीडियो में आपका उसका पीडीएफ होता है उसका पीडीएफ। एक बार जुड़ेंगे ना देखेंगे कितना बेहतर तरीके से आपको दिया जाता है, बड़े बड़े चैनलों पर नहीं दिया जा सकता उस तरीके से, टाइम ही नहीं होता है भाई साहब उन लोगों के पास कि आप सबके लिए इतना मेहनत करें, कोई नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे आपकी बिल्कुल बेहतर तैयारी। जो बच्चे ग्रुप से ज्वाइन है उनको तुरंत ही दिया जा रहा है
जितने बच्चे ग्रुप से ज्वाइन है आज ही हम उन सबको ये प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे नहीं ज्वाइन है, सिर्फ और सिर्फ कम मात्र यानी जो है नाम मात्र का फीस है अपने गुरुदेव के लिए जो है। अगर बच्चे इतना अगर गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो कितना दे सकते हैं आप बताइए, ठीक है। अगर इतना नहीं सपोर्ट कर सकते तो कितना करेंगे आप ही बताइए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, ठीक है।